6 मई 1937 शाम के लगभग 7 बजे हिंडनबर्ग एयरक्राफ्ट फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अपनी अपनी उड़ान पूरी कर अटलांटिक ओशन के दूसरी ओर न्यू जर्सी अमेरिका उतरने जा रहा था। लगभग टाइटैनिक जितने बड़े एयरक्राफ्ट को नीचे उतरते देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां जमा हो जाते हैं। प्लान के मुताबिक नीचे एंकर वाली रस्सियां गिरा दी गई और ग्राउंड क्रू उन्हें बांधने के लिए लपक पड़ा, पर तभी एक आवाज सुनाई देती है। जब ग्राउंड में मौजूद एक स्टाफ मेंबर एलन हागमन ऊपर की तरफ देखता है तो उसे अपने सर पर जलता हुआ जहाज दिखता है। जब तक वो कुछ समझ पाता, आग से जलता हुआ वो एयरक्राफ्ट सीधा उसके ऊपर आ गिरता है। ये था हिंडनबर्ग एयरक्राफ्ट डिजास्टर। तीन मई को शाम के 8 बजे ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के लिए उड़ान भरता है। इसमें करीब 97 लोग सवार थे, 36 पैसेंजर्स और 61 क्रू मेंबर्स। यहां पर बता दूं कि एयरक्राफ्ट का मतलब एरोप्लेन नहीं बल्कि एयरशिप है। एयरशिप में गैस से भरा एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर नीचे केबिन को हवा में उठाता है। हिंडनबर्ग एक एयरशिप था, दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप, 245 मीटर लंबा। इसकी तुलना आज के बोइंग 747 एयरक्राफ्ट से करके देखें तो आप समझ जाएंगे ये कितना बड़ा था। टाइटैनिक, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, हिंडनबर्ग उससे सिर्फ 24 मीटर छोटा था। इसी वजह से हिंडनबर्ग को क्वीन ऑफ द स्काईज कहा जाता था और ये नाजी जर्मनी का गौरव था। हिंडनबर्ग एयरशिप सिर्फ आकार में बड़ा ही नहीं बल्कि अंदर से काफी लग्जूरियस भी था। इस एयरशिप में ऐसी सुविधाएं थीं जो शायद आज के जमाने में नहीं देखने मिलेंगी। लोगों के सोने के लिए अलग अलग रूम्स होते थे, एक अलग डाइनिंग रूम जहां सब साथ में खाना खाते थे, एक अलग लाउंज जिसमें ग्रैंड पियानो रखा होता था, साथ ही पढ़ने और लिखने के लिए भी एक रूम होता था। उस समय इसकी टिकट का प्राइस $700 हुआ करता था, जो आज के $7,000 से भी ज्यादा है। इसका मतलब सिर्फ अमीर लोग ही इसमें ट्रैवल कर सकते थे। ये 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ था और उस 1 साल में इसने अमेरिका के 10 सिंगल राउंड ट्रिप्स पूरे कर लिए थे। 3 मई को हिंडनबर्ग ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। ये एयरक्राफ्ट इतना स्मूथ था कि इसके टेक ऑफ करने पर भी लोगों को पता नहीं चलता था कि वो लोग हवा में हैं। शाम 7:15 बजे हिंडनबर्ग उड़ान भरकर कोलोन को पार करता हुआ नेदरलैंड्स पहुंच गया, जहां से इसने ईस्ट की तरफ इंग्लिश चैनल के ऊपर अपनी उड़ान जारी रखी। रात के 2 बजे तक ये इंग्लैंड को पार कर अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था, पर अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड पहुंचने पर तेज हवाओं ने इसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसे वहीं उतरना पड़ा और 1 दिन के डिले के बाद इसने फिर से उड़ान भरी। पर यही वो डिले था जिसने इस एयरक्राफ्ट की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। 6 मई की दोपहर 3 बजे वो लोग न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर तैर रहे थे। इस शिप की आखिरी डेस्टिनेशन थी न्यू जर्सी का एक नेवल स्टेशन, पर वहां के मौसम को लेकर इस शिप के कैप्टन मैक्स प्रस काफी टेंशन में थे। नेवल स्टेशन के ऑफिसर ने कैप्टन को मौसम ठीक होने तक न्यू जर्सी के तट पर फ्लाई करते रहने की सलाह दी। 6:30 बजे जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो ग्राउंड ऑफिसर ने रेडियो पर कैप्टन को शिप जल्दी उतरने के इंस्ट्रक्शंस दिए, क्योंकि मौसम फिर से खराब होता दिख रहा था। कैप्टन प्रूस पहले से ही उतरने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सिचुएशन की जांच के लिए लैंडिंग एरिया के ऊपर से उड़ान भरी और एयरक्राफ्ट को नीचे कर 600 फीट पर ले आए। पर अब भी हवाएं थोड़ी तेज थीं, जो शिप को थपेड़े मार रही थी। कैप्टन प्रस ने पायलट को एक वाइड लेफ्ट टर्न लेकर एक लंबा ओवल पाथ लेते हुए लैंड करने को कहा। उन्होंने जहाज से थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन को बाहर निकालकर जहाज की बॉयंसी को कम करना शुरू कर दिया। नीचे उतरने के दौरान फर्स्ट ऑफिसर अल्बर्ट सामत ने देखा कि टेल बहुत नीचे की ओर झुक रही है। उन्होंने जहाज के सामने से और हाइड्रोजन छोड़ी, लेकिन वो टेल थोड़ी ऊपर ही हुई, इसीलिए उसे बैलेंस करने के लिए टेल से पानी के बैलेस्ट गिरा दिए। ये पानी के बैलेस्ट एयरक्राफ्ट में स्टेबिलिटी के लिए यूज किए जाते थे। उन्होंने आगे की तरफ एक्स्ट्रा वजन बढ़ाने के लिए 6 क्रू मेंबर्स को आगे जाने का ऑर्डर दिया। इन कोशिशों के बावजूद टेल भारी ही रही। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आ ही रहा था कि हवा की दिशा बदल गई। अब हवा उसे आगे लैंडिंग पॉइंट तक बढ़ने से रोक रही थी। इसीलिए उतरने के लिए कैप्टन ने उन्हें एक एस शेप बनाकर प्लेन की ट्रैजेक्टरी थोड़ी चेंज करने की कोशिश की, पर जल्दबाजी में
उन्होंने ये एस टर्न काफी शार्प ले लिया, जिससे एयरक्राफ्ट की बॉडी पर काफी स्ट्रेस पड़ा, और इसी मोड़ की वजह से एयरक्राफ्ट का एक वायर टूट गया और इसी मेटल वायर से गैस सेल में छेद हो गया, जिससे हाइड्रोजन बाहर निकलने लगी। शाम 7:21 पर जहाज ने 180 फीट की ऊंचाई पर अपनी लैंडिंग रस्सियों को गिरा दिया। जमीन पर मौजूद एक क्रू मेंबर ने बाहरी कवर को फड़फड़ाते हुए देखा, जो हाइड्रोजन लीकेज का साइन था। प्लेन नीचे उतरने ही वाला था कि एक स्पार्क से इसमें आग लग गई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिक्स होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। इसके अंदर बैठे पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स को कुछ अंदाजा नहीं था, पर चंद पलों में ही आग का वो खतरनाक मंजर उनके सामने आ गया। हीट और आग से बचने के लिए वो आगे की तरफ भागने लगे। गर्मी से एयरक्राफ्ट के फ्रेम से टुकड़े पिघल कर नीचे गिरने लगे। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से ही छलांग लगा दी। इस जहाज को देखने के लिए नीचे बहुत सारे लोग कैमरा लेकर खड़े थे, पर उनके कैमरा में ये खौफनाक मंजर रिकॉर्ड हो गया। इस हादसे में 97 में से 35 लोग मारे गए, जिसमें 13 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स थे। ज्यादातर क्रू मेंबर्स जो मारे गए वो एयरक्राफ्ट के आगे वाले हिस्से में थे, जो आग लगने से ऊपर उठ गया था, जिससे उन्हें भागने का कोई रूट ही नहीं मिला। वेर्नर फ्रांस, जो एक 14 साल का बच्चा था, वो आग से बचने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहा था कि उसके ऊपर बना के पानी का टैंक फट गया, जिससे उसके आसपास की आग बुझ गई। इसी पल ने उसे बाहर निकलने का मौका दे दिया और उसने कूदकर अपनी जान बचा ली। इसी जहाज में ड्वेनर, जो 8 साल का बच्चा था, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर आया था। उसकी मां ने उसे और उसके भाई को शिप से बाहर फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। वो तीनों बच गए, पर उनकी बड़ी बहन आयरीन, जो अपने पिता को ढूंढने गई थी, वो और उसके पिता फिर कभी वापस नहीं आए। जब कंट्रोल कार धरती पर गिरी तो मोस्टली ऑफिसर्स खिड़कियों से बाहर भागकर निकल आए थे। तब कैप्टन एल्बर्ट सम्त ने कैप्टन प्रस को देखा, जो जलते हुए एयरशिप में सर्वाइवर्स को बचाने के लिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनका चेहरा बहुत बुरी तरह झुलस गया था और उन्हें कई महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, पर उनकी जान बच गई। कैप्टन अर्नस्ट लेमन, जो उस शिप पर सबसे सीनियर ऑफिसर थे, वो भी इस हादसे में बुरी तरह झुलस गए। अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। करीब 50 सेकंड्स में सारा हिंडरबर्ग जहाज जलकर खाक हो गया। बाद में जांच में लोगों ने जहाज बनाने वालों पर सवाल उठाए कि जब सबको पता है कि हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, तो इसे उसमें क्यों यूज किया गया। 1900 के दशक में हवाई जहाज़ों को उठाने के लिए 2 ही ऑप्शंस थे। पहला था हीलियम का यूज, जो बहुत सुरक्षित था क्योंकि हीलियम ज्वलनशील नहीं होती। दुर्भाग्य से हीलियम आसानी से नहीं मिलती, और हीलियम बनाने की एकमात्र बड़े पैमाने की फैक्ट्री यूएसए की कई तेल रिफाइनरियों में मौजूद थी। इसी वजह से ये मिलनी काफी रेयर थी, और यूएसए ने जल्दी ही अमेरिका के बाहर हीलियम के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना दिया। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन बहुत आसानी से अवेलेबल थी और इसे बनाना बहुत आसान था, पर यह हाईली इन्फ्लामेबल थी, लेकिन ये हीलियम से ज्यादा लिफ्ट प्रोवाइड करती थी। एयरशिप बनाने वाले भी ये जानते थे, इसलिए उन्होंने सबकी सुरक्षा के लिए काफी कदम भी उठाए, जैसे कि लिफ्टिंग बॉडी की आउटर स्किन को गैर ज्वलनशील पदार्थ से ढंका गया और गैस को अलग अलग डिब्बों में रखा गया। उन्हें लगा था कि जब तक जहाज बनेगा तब तक क्या पता अमेरिका में हीलियम के एक्सपोर्ट पर से बैन हट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इस हादसे के बाद एयरशिप इंडस्ट्री को काफी झटका लगा और लोगों का इनसे विश्वास उठ गया। धीरे धीरे सब लोग एयरप्लेन्स की तरफ स्विच कर गए, जो ज्यादा फास्ट और सेफ थे। ये थी आज की कहानी। जल्दी ही फिर लौटूंगा। मैं आपका साथी नकाब पोश।